तो मूवी की शुरुआत में हमें 1995 का समय दिखाया जाता है, जहां हमें इरुला समुदाय के लोग दिखाए जाते हैं, जिसमें से एक आदमी खेत में से चूहे पकड़ने का काम कर रहा होता है, जिसका नाम राजकन्नू होता है। वहीं पर उसकी बीवी सेंगनी चूहे पकड़ने में उसकी मदद कर रही होती है। इन लोगों का ग्रुप ऐसा था कि ये सभी लोग गाँव से बिल्कुल ही अलग रहते थे, क्योंकि इन्हें बाकी लोगों के बराबरी का दर्जा नहीं दिया जाता था और निचला ही माना जाता था, जिसके कारण इन्हें अलग ही रहना पड़ता था। ये लोग बड़े लोगों के खेतों से चूहे भगाने या फिर सांप पकड़ने का काम करते थे और यही इनका कमाई का जरिया था। राजकन्नू का एक भाई इरुटप्पन और उसकी एक बहन और उसका पति मुसाकट्टी सब वहीं पर काम करते थे और काफी खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। रात होने पर हम देखते हैं कि राजा कन्नू का सेंगनी को लेकर थोड़ा सा दिल मचलने लग जाता है और वो सेंगनी के सामने आने वाले समय में एक और बच्चा करने की डिमांड रखता है। सेंगनी पहले थोड़ा सा ना नुकुर करती है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे भी वो प्रोसेस करने की पूरी इच्छा थी जिससे कि बच्चे पैदा होते हैं। तो दोनों ही लोग उस क्रिया पर लग जाते हैं। बाहर काफी तेज बारिश हो रही होती है, जिसकी वजह से मिट्टी से बनी घर की दीवार अचानक से गिर जाती है, जिसे देखकर राजा कन्नू को काफी दुख होता है, क्योंकि उसने सेंगनी से वादा किया था कि मरने से पहले वो उसे एक पक्का घर बना कर देगा, लेकिन जो अभी उसके पास घर था वो उसे ही बचा नहीं पा रहा था। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि गाँव के सरपंच की बीवी अपनी तिजोरी से सोने की इयररिंग्स निकाल कर आराम से पहन रही होती है कि तभी अचानक से इयररिंग नीचे गिर जाती है और जैसे ही अपनी इयररिंग उठाने नीचे झुकती है, वैसे ही वहां पर उसे एक बड़ा सा सांप दिखता है, जिसे देखकर उसकी हालत पतली हो जाती है। अब वहां पर सांप पकड़ने के लिए राजा कन्नू को बुलाया जाता है, क्योंकि वही उसका पेशा था और वो उसमें एक्सपर्ट भी था। जो वहां पर तिजोरी थी वो पूरी तरह से खुली पड़ी थी, लेकिन राजा कन्नू एक ईमानदार आदमी था, तो उसे इतना पैसा और जेवर देखकर बिल्कुल भी लालच नहीं आता और अपने काम पर ही ध्यान दे रहा होता है। थोड़ी देर तक छानबीन करने के बाद आखिरकार सांप उसे मिल ही जाता है और वो उसे एकदम प्यार से पकड़ लेता है। हम देखते हैं कि सरपंच और उसकी बीवी उस वक्त कुछ काम से शहर जा रहे होते हैं, लेकिन उनकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही होती, तो सरपंच राजा कन्नू को धक्का लगाने को कहता है। गाड़ी स्टार्ट हो जाने पर सरपंच राजा कन्नू को पैसे देने लग जाता है, लेकिन राजा कन्नू पैसे नहीं लेता और कहता है कि जो मालकिन है वो हमारे ही गाँव की है, तो मैं आपसे पैसे नहीं ले सकता। इस बात पर मालकिन काफी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि अपनी शक्ल आईने में देख कर आओ पहले, किस एंगल से मैं तुम्हारे गांव की लगती हूँ। अब थोड़ी देर में तुम मुझे अपनी बिरादरी का भी बता दोगे। यहाँ पर यह देखने को मिलता है कि राजा कन्नू और उसके समुदाय को इतना नीचा माना जाता था कि लोग उनके गांव या समुदाय का होना भी पसंद नहीं करते थे। भले ही सभी लोग राजा कन्नू और उनके लोगों से भेदभाव करते थे, लेकिन एक इंसान था जो उनके साथ कभी भी बुरा व्यवहार नहीं करता था, बल्कि उनका भला ही चाहता था, और उस इंसान का नाम मैत्रा होता है। मैत्रा पेशे से एक टीचर थी और वो गाँव के बूढ़े जवान बच्चे सभी लोगों को पढ़ाती थी, ताकि सभी थोड़ा पढ़ लिख कर जानकार बन सकें और अपने हक को जान सकें। मैत्रा उनके साथ उनकी हक की लड़ाई भी लड़ती थी, जैसे कि गांव के किसी भी इंसान का वोटर आईडी कार्ड नहीं था, क्योंकि उन्हें बहुत ही पिछड़ा माना जाता था। इसीलिए उस चीज का भी हक दिलाने के लिए मैत्रा उनके साथ खड़ी रहती थी, लेकिन किसी बड़े पावर या सोर्स न होने के कारण उन्हें निराशा ही हाथ लगती थी। कुछ दिन बाद राजकन्नू को सेंगनी से पता चलता है कि जो क्रिया उन लोगों ने बरसात की रात की थी उसमें कामयाबी मिल गई है और उसका परिणाम ये आया है कि वो जल्द ही मां बनने वाली है। ये खबर सुनते ही राजकन्नू बहुत खुश हो जाता है और अपनी बेटी अल्ली को लेकर खुशी से नाचने लग जाता है। अब हम देखते हैं कि गांव के काफी मर्द शहर में काम करने के लिए जा रहे होते हैं, क्योंकि गांव में तो उतने पैसे नहीं मिलते थे जिससे कि उनका गुजारा हो सके, तो घर के मर्द शहर जाकर पैसे कमाते थे। राजा कन्नू भी उन सभी के साथ शहर जा रहा होता है, क्योंकि उसे भी ज्यादा पैसे कमाने थे और सेंगनी के लिए घर बनाना था, जो कि उसका हमेशा से सपना था। सेंगनी और राजा कन्नू के बीच बहुत प्यार था, जिस वजह से सेंगनी राजा कन्नू से जुदा नहीं होना चाहती थी, तो वो उसके साथ ही चलने की जिद करने लग जाती है। राजा कन्नू उसे समझाता है कि सिर्फ सांप चूहे पकड़ने से हमारा गुजारा नहीं होगा और अब तो हम 3 से 4 भी होने वाले हैं, इसीलिए मुझे जाना ही पड़ेगा और तुम यहाँ रहकर सब कुछ संभालो और जो बच्चा होने वाला है उसके लिए तुम्हारा यही रहना बेहतर है। सेंगनी उसकी कई बातों को समझती है और जाने की जिद छोड़ देती है और फिर दोनों लोग एक दूसरे को गले लगाकर अलविदा कह देते हैं। राजा कन्नू शहर पहुंचकर एक ईंट बनाने वाली भट्टी में काम करने लग जाता है और खूब मन लगाकर मेहनत कर रहा होता है, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सके। वहीं गांव में मैत्रा गांव के सभी लोगों को लेकर एक ऑफिस में पहुंच जाती है और सभी का वोटर आईडी बनाने की मांग रखती है। आदमी कहता है कि इनके पास तो राशन कार्ड भी नहीं है, तो हम इनका वोटर आईडी कैसे बना दें। मैत्रा कहती है कि देश को आजाद हुए 50 साल बीत गए हैं, लेकिन अभी तक इन लोगों के पास एड्रेस प्रूफ तक नहीं है। इस बात पर वहाँ बैठा एक नेता टाइप आदमी कहता है कि हमें
ऐसे ही दूसरी जाति के लोगों के सामने हाथ फैलाकर वोट मांगने पड़ते हैं। और अब आप चाहती हैं कि हम इनकी झोपड़ी में जाकर वोट मांगे, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला। इसलिए बेहतर है कि आप जो टीचर बन के पढ़ाती हैं वही करें और उस पर ही ध्यान दें। अब अगले दिन हम देखते हैं कि सरपंच के यहाँ जो तिजोरी में गहने रखे हुए थे उनकी चोरी हो जाती है, तो सब जगह हल्ला मच जाता है और वहाँ पुलिस तहकीकात करने के लिए आ जाती है। पुलिस के पूछने पर सरपंच की बीवी बताती है कि हमारे शहर जाने से पहले एक राजा कन्नू नाम का सांप पकड़ने वाला घर में आया था और उसने तिजोरी में सब कुछ देख लिया था, तो हो सकता है कि उसी ने चोरी की होगी। अब जिसके यहाँ चोरी हुई थी वो गांव का सरपंच था, तो वो ऊपर से पुलिस पर प्रेशर डलवाता है ताकि तहकीकात जल्दी हो सके। तो पुलिस के पास शक के तौर पर राजा कन्नू का ही नाम आया था, तो एक रात पुलिस राजा कन्नू के तलाश में उसके गाँव पहुँच जाती है। पुलिस वाले राजा कन्नू के घर में अचानक से घुस जाते हैं और तोड़फोड़ करने लग जाते हैं। एक पुलिस वाला सेंगनी को बालों से पकड़कर घसीटते हुए ले जाने लगता है और वो ये बिल्कुल भी नहीं देखता कि सेंगनी पेट से है। अब यहाँ से सीन चेन्नई हाई कोर्ट की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ हम देखते हैं कि कई सारे वकील कोर्ट के सामने धरना देकर बैठे होते हैं, क्योंकि एक वकील से पुलिस वाले ने मारपीट करी थी, जिसके कारण सभी वकील उस पुलिस वाले के खिलाफ कार्रवाई करना चाहते थे। जो इंसान इस आंदोलन की कमान को संभाल रहा होता है उसका नाम एडवोकेट चंद्रू होता है और वो ऐसे ही लोगों को इंसाफ दिलाने में आगे रहता था। चंद्रू का नेचर कुछ ऐसा था कि वो हर उस इंसान की मदद करता था जिसकी कोई भी सुनने वाला नहीं होता था और वो उस इंसान को इंसाफ दिलाकर ही रहता था, फिर भले ही उसे कुछ मिल रहा हो या नहीं। एक तरह से हम समझ सकते हैं कि वो उन लोगों का मसीहा था जिन्हें ये समाज स्वीकार नहीं करता था और उनको सम्मान देने के बजाय उन पर जुल्म करना ज्यादा पसंद करता था। हम देखते हैं कि चंद्रू कुछ लोगों के साथ मिलकर सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहा होता है कि तभी वहाँ पर सेंगनी मैत्रा और अपने बच्चे के साथ आती है, क्योंकि उसे पता चला था कि चंद्रू ही एक ऐसा इंसान है जो उसकी मदद कर सकता है। चंद्रू उन्हें अपने ऑफिस ले जाता है और सेंगनी से सब कुछ सही सही और पूरी बात बताने को कहता है। सेंगनी अब सब कुछ बताना शुरू करती है और सीन फिर से वहीं पर शिफ्ट होता है जब पुलिस वाले गांव में आकर सेंगनी पर बिना रहम खाए उसे घसीट कर ले गए थे। उसके बाद पुलिस वाला राजा कन्नू के भाई इरुटिप्पन के भी घर जाता है और वैसे ही उसे भी बालों से पकड़कर जीप में डाल देता है जैसे कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि कोई सामान हो। राजा कन्नू जहां काम करता था वहां पुलिस पहुंच जाती है, तो उन्हें पता चलता है कि राजा कन्नू वहां से चला जा चुका है और किसी को नहीं पता कि वो कहां है। अब इस बात को लेकर पुलिस का जो शक था वो और भी ज्यादा गहरा हो जाता है और पुलिस राजा कन्नू की तलाश करने लग जाती है। अब हम देखते हैं कि सेंगनी और राजा कन्नू का भाई और कुछ गाँव वाले एक ही जेल में पड़े होते हैं और उनकी हालत देखकर लग रहा होता है जैसे पुलिस वालों ने रात भर उनको मारा पीटा हो। तभी वहाँ पर एक पुलिस वाला डंडा लेकर आता है और उसी से मार मार कर उन्हें जगाने लग जाता है। अब जो सरपंच था वो ऊपर से पुलिस वालों पर और भी प्रेशर डलवाने में पड़ा होता है, जिसके चलते एक दूसरा पुलिस वाला गुस्से में आकर एक डंडा लेकर जेल के अंदर जाता है और राज कन्नू कहाँ है कहकर वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को बुरी तरह पीटने लग जाता है। वो ये भी नहीं देख रहा था कि एक औरत प्रेग्नेंट है और उसे भी डंडे से मारे जा रहा था और जो भी उसके सामने आता उसे डंडे से पीटते जा रहा था। शायद कोई जानवर के साथ भी ऐसा नहीं करता जिस तरह से ये पुलिस वाला इन लोगों के साथ कर रहा था। पुलिस वाला मारते मारते थक जाता है, लेकिन जो वो सवाल कर रहा था उसका जवाब उसे नहीं मिलता, क्योंकि कोई भी नहीं जानता था कि राजा कन्नू कहाँ है। तभी पुलिस वाला राजा कन्नू की बहन के घर पहुंच जाता है और उसे और उसके पति मूसा कट्टी दोनों को ही घसीट कर जेल लेकर चला जाता है। इस टाइम पर हमें ये यकीन करना मुश्किल हो रहा होता है कि ये वही पुलिस है जो हमारी रक्षा करने के लिए होती है, लेकिन असलियत में एक हद तक उसकी यही सच्चाई थी जो हमें देखने को मिल रही थी, जो कि भयानक तरीके से बहुत डरावनी थी। पुलिस वाले राजा कन्नू की बहन और उसके पति को भी उसी तरह डंडे से बुरी तरह पीट रहे होते हैं और उनका वही सवाल होता है कि राजा कन्नू कहाँ है, जिसका जवाब किसी को भी नहीं पता था। अब हम देखते हैं कि राजा कन्नू जहाँ काम करता था वहाँ से निकलकर अपने गाँव जा रहा था, क्योंकि उसे अपने परिवार की बहुत याद आ रही थी, लेकिन मालिक उसे छुट्टी नहीं दे रहा था। इस वजह से वो बिना बताए ही भाग आया था। वो जा ही रहा होता है कि तभी रास्ते में ही कुछ लोग उसे घेर लेते हैं और उसे पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं, क्योंकि हर जगह उसकी ही तलाश जारी थी। अब गांव के कुछ लोगों ने उसे बांधकर पकड़ लिया होता है कि तभी वहां पर पुलिस आ जाती है और उस पर बिना रहम खाए मारते पीटते हुए बाल से पकड़कर जीप में भर ले जाती है। पुलिस वाले जब राजा कन्नू को पुलिस स्टेशन लेकर पहुंचते हैं तो वहां उसे सेंगनी मिलती है, जिसे पुलिस वालों ने छोड़ दिया था। सेंगनी उसके पास जाने की कोशिश करती है, लेकिन एक पुलिस वाला उसे रोक देता है और बाहर ही रहने को कहता है। पुलिस वाले उन लोगों से पूछताछ नहीं कर रहे थे, बल्कि बुरी तरह से टॉर्चर कर रहे थे, जो कि शायद इतना किसी रेप करने वालों को किया होता तो शायद बलात्कारियों में खौफ भी होता। लेकिन जुल्म तो उसी पर लोग करते हैं जिसे जानते हैं कि वो पलट कर वार नहीं कर पाएगा और न ही कोई सोर्स होने पर बच
बच पाएगा। पुलिस वालों के अंदर एकदम हैवानियत चढ़ चुकी थी और वो सारी सीमाएं पार करते जा रहे थे। वो मिर्ची पीसकर उन सभी लोगों के घाव में लगा देते हैं जिससे कि उनकी जान ही निकल जाती है, पर पुलिस वालों को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। राजा कन्नू और बाकी सभी लोग रो रो कर दर्द से करहा रहे होते हैं और अपनी जान की भीख मांग रहे होते हैं और बार बार यही बोल रहे होते हैं कि उन्होंने चोरी नहीं की है, लेकिन उनकी वहाँ पर सुनने वाला कोई भी नहीं था, क्योंकि जो उनका रक्षक था वही आज भक्षक बन चुका था। हम देखते हैं कि पुलिस स्टेशन में दो पुलिस वाले अपनी अय्याशी कर रहे होते हैं। तभी मुसाकट्टी कहता है कि मैं मर्द हूँ, इसलिए मैं तो यहीं रहने वाला हूँ, लेकिन कृपा करके भाभी को जाने दीजिए। ये बात सुनकर पुलिस वाला डंडा लेकर अंदर जाता है और वहाँ खड़ी राजकन्नू की बहन के कपड़े उतार देता है। मैं यहाँ पर कुछ भी लिखने के मूड में नहीं था, क्योंकि जो सीन दिखाया गया है उसे बताया नहीं जा सकता, क्योंकि ये सीन काफी डिस्टर्ब है जो कि मुझसे बोला नहीं जाएगा। बस इतना ही कहूंगा कि इस वक्त पर हर इंसान यही ख्वाहिश रखेगा कि ऐसे पुलिस वाले ना हो तो ही अच्छा है, क्योंकि हमें ऐसे रक्षक तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए जिनसे हमें ही खतरा हो। अगले दिन सेंगनी सभी के लिए खाना लेकर पुलिस स्टेशन जाती है, लेकिन उसे अंदर जाने नहीं दिया जाता। तभी वो देखती है कि राजा कन्नू को पुलिस वालों ने रस्सी से बांधकर लटका रखा होता है, जिसे देखकर सेंगनी की हालत खराब हो जाती है, लेकिन फिर भी उसे बाहर ही इंतजार करने को कहा जाता है। थोड़ी देर बाद सभी लोगों को बाहर लाया जाता है, लेकिन उन लोगों की हालत ऐसी हो गई थी कि वो खाना भी नहीं खा पा रहे थे और उल्टी कर दे रहे थे, जिसके चलते सेंगनी चिल्ला चिल्ला कर पुलिस वालों को गालियां देने लग जाती है। सेंगनी की आवाज सुनकर पुलिस वाला बाहर आता है और राजा कन्नू को फिर से घसीटते हुए अंदर ले जाने लगता है। राजा कन्नू मदद के लिए पुकार रहा होता है, लेकिन सेंगनी उस वक्त कुछ भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि वहाँ पर उसकी सुनने वाला कोई भी नहीं था। वहाँ पर एक पुलिस वाला सेंगनी पर दया खाकर कहता है कि मामला और भी ज्यादा बिगड़ता जा रहा है, अगर तुम गांव के किसी बड़े आदमी को लेकर आ जाओ तो शायद तुम्हारा पति छूट सकता है। सेंगनी मदद की उम्मीद लेकर सरपंच के पास जाती है, लेकिन सरपंच अपने आप को बहुत ऊंचे दर्जे का समझता था, इसलिए वो उसकी मदद करने को नहीं मानता और उसे खरी खोटी सुनाकर और छोटी जाति की औरत कहकर वहाँ से भगा देता है। अब हम देखते हैं कि सेंगनी रात में अपनी बच्ची को सुला रही होती है कि तभी वहाँ पर एक पुलिस वाला आता है और कहता है कि राजा कन्नू और बाकी दो लोग जेल से फरार हो गए हैं, तो अगर वो यहाँ आए तो समझा देना कि वो बच नहीं पाएंगे। ये बात सुनते ही सेंगनी पैदल पैदल ही पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है, ये पता लगाने के लिए कि ये बात सच है या नहीं, लेकिन पुलिस वाला उसे वहाँ से भगा देता है और कुछ भी क्लियर नहीं बताता। अब हम देखते हैं कि माइत्रा सेंगनी को एक आदमी के पास ले जाती है जो कि एक तरह का संगठन चलाता था, जिससे कि सेंगनी की मदद हो सकती थी। आदमी की काफी जान पहचान थी, क्योंकि वो एक पॉलिटिकल लीडर था, तो उसके प्रेशर डालने पर पुलिस राजा कन्नू के गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिख लेती है। आदमी कहता है कि एक बार तुम्हें पता करना होगा कि वो लोग जहाँ काम करते थे कहीं वहीं तो नहीं छुप कर बैठे हैं। सेंगनी पेट से थी और जिस समय उसे आराम की जरूरत थी उस टाइम पर इतनी मुसीबत आ चुकी थी जिससे कि उसे अकेले ही मुकाबला करना था, तो वो खुद ही पैदल पैदल हर जगह जाकर पूछताछ कर रही होती है, लेकिन उसे राजा कन्नू से जुड़ी कोई भी जानकारी नहीं मिलती और आखिर में उसे निराशा ही हाथ लगती है। अब यहाँ से कहानी प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ सेंगनी चंद्रू को पूरी कहानी सुना रही थी कि कैसे इस सिस्टम ने उन पर जुल्म किए और अब पता नहीं राजा कन्नू कहाँ है। सेंगनी पूरी तरह से टूट चुकी थी, क्योंकि उसकी मदद करने के लिए माइत्रा के अलावा कोई भी आगे नहीं आया था, इसीलिए वो हाथ जोड़कर चंद्रू के सामने मदद करने के लिए कहती है। माइत्रा पुलिस के द्वारा बनाई गई इंक्वायरी रिपोर्ट चंद्रू को देती है, जिसमें कि लिखा हुआ था कि राजा कन्नू इरुटप्पन और मुसाकट्टी जेल से कैसे भागे। हम देखते हैं कि सभी लोग स्टेशन में सो गए थे, तो जेल में ताला न लगे होने की वजह से वो लोग वहाँ से भाग गए। ये बात पता चलते ही पुलिस ने उन तीनों को ढूंढना शुरू कर दिया। पूछताछ करने पर पता चला कि वो लोग एक क्लिनिक में अपना इलाज कराने गए थे, फिर वहाँ से मेडिकल स्टोर जाकर दवाई भी ली और फिर एक चाय की दुकान में खाया पिया भी और फिर एक सोनार की दुकान में जाकर चोरी किए हुए जेवर भी बेच दिए। यही चार लोग पुलिस की तरफ से गवाह बने थे, जिसकी वजह से पुलिस ये साबित कर रही थी कि वो तीनों चोरी का सामान बेचकर फरार हो गए। एडवोकेट चंद्रू कहता है कि हम लोग जो कोर्ट में पिटीशन फाइल करने वाले हैं उसका नाम है हेबस कॉर्पस। इसका मतलब होता है कि अगर किसी को गैर कानूनी ढंग से बंदी बनाया जाता है तो इस पिटीशन की मदद से हम उन लोगों को कोर्ट में हाजिर कर सकते हैं, और इसकी मदद से हम यही करने वाले हैं। कोर्ट में 2 जजेस इस पिटीशन की सुनवाई करते हैं। इस पिटीशन में लिखा हुआ है कि तुम्हारा पति पुलिस कस्टडी से लापता हुआ है और तुमने मुझे अपना लॉयर चुना है, तो इसमें तुम अपने दस्तखत कर दो। सेंगनी तो पिछड़े गांव से बिलोंग करती थी, तो उसे पढ़ना लिखना नहीं आता था, इसलिए वो साइन करने के बजाय अंगूठा लगा देती है। चंद्रू कहता है कि राजा कन्नू भागा है, इसके आई विटनेस हैं और कोर्ट सिर्फ सबूत मांगती है जो कि पुलिस के पास है। हम जो बिना सबूत के
केस लड़ने जा रहे हैं वो सिर्फ पुलिस के खिलाफ नहीं बल्कि सरकार के भी खिलाफ है, इसलिए कमर कस लो और तैयार हो जाओ लड़ने के लिए। अब हम कोर्ट का सीन देखते हैं जहां चंद्रू जजेस को बताता है कि मेरी जो क्लाइंट है वो इरुला ट्राइब से बिलोंग करती है और चोरी के इल्जाम में इनके पति को पकड़ लिया गया है, लेकिन ये नहीं पता कि इनके पति कहां हैं और किस हालत में हैं। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि कोर्ट हेबस कॉर्पस पिटीशन को एक्सेप्ट करे और पुलिस को ऑर्डर दे कि वो उन तीनों को कोर्ट में पेश करे। पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहता है कि जिसने पिटीशन फाइल की है वह शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करती है, इसीलिए पब्लिसिटी पाने के लिए इस केस को यूज करा जा रहा है जिससे कि कोर्ट का ही वक्त बर्बाद होगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि ये केस डिसमिस कर दिया जाए। जजेस के पूछने पर सेंगनी सबके सामने आती है। तब वो बताती है कि मेरे पति को पुलिस वाले घसीट कर ले गए और फिर बोलते हैं कि वो भाग निकला, लेकिन मुझे नहीं पता कि सच्चाई क्या है और मेरा एक बच्चा भी होने वाला है, तो मैं फिर कहां जाऊं, इसलिए मेरे बच्चे के पिता को ढूंढ निकालिए। काफी देर तक सोच विचार करने के बाद दोनों जजेस हेबस कॉर्पस पिटीशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं और पब्लिक प्रोसिक्यूटर से सभी लोगों को नोटिस भेजने और 3 दिन बाद सुनवाई होने की खबर पहुंचाने को कह देते हैं। पब्लिक प्रोसिक्यूटर एडवोकेट चंद्रू के पास आकर कहता है कि ट्राइब्स और ह्यूमन राइट्स की सहानुभूति से तुम ये केस नहीं जीत पाओगे क्योंकि किस्मत हमेशा साथ नहीं देती। इस बात पर पलट जवाब देते हुए चंद्रू कहता है कि मैं किस्मत पर भरोसा नहीं करता बल्कि सच्चाई पर करता हूँ। अब कोर्ट के द्वारा सभी पुलिस वालों को कोर्ट में पेश होने की नोटिस भेज दी जाती है जिससे कि सभी लोग काफी सोच में पड़ जाते हैं कि अब क्या होने वाला है, क्योंकि आगे चलकर उन सभी के कई घिनौने राज खुलने वाले थे। अब कोर्ट की सुनवाई का दिन आ जाता है जहां पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहता है कि राजा कन्नू और बाकी 2 लोगों से जब पुलिस पूछताछ कर रही थी तब वो लोग फरार हो गए थे और पुलिस भी उनको ढूंढ रही है और ये सब इंक्वायरी रिपोर्ट में लिखा हुआ है। एडवोकेट चंद्रू कहता है कि अगर उन तीनों ने चोरी की है तो उसकी सजा उन्हें मिलनी ही चाहिए, लेकिन उनके खिलाफ कोई भी FIR फाइल नहीं करी गई। फिर उसके बाद उन तीनों को पुलिस स्टेशन में टॉर्चर किया गया, इसलिए मैं इस इंक्वायरी रिपोर्ट पर भी सवाल उठाना चाहता हूं और अगर क्रॉस एग्जामिन करने की इजाजत मिले तो मैं सच को बाहर ला सकता हूं। पब्लिक प्रोसिक्यूटर इस बात से डिसएग्री करता है क्योंकि हेबस कॉर्पस पिटीशन में ऐसा नहीं किया जा सकता था, पर चंद्रू कोर्ट के सामने कुछ केसेस के एग्जाम्पल पेश करता है और समझाता है कि अगर कोर्ट चाहे तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है। काफी देर सोचने समझने के बाद कोर्ट चंद्रू को क्रॉस एग्जामिन करने की परमिशन दे देती है और सारे गवाहों को अगली सुनवाई में पेश होने को कहती है। अब चंद्रू सेंगनी और बाकी सभी लोगों के गांव जाकर सबसे पूछताछ करने लग जाता है जिससे कि और भी कुछ बातें पता चल सकें और केस में मदद मिले। अब सुनवाई का दिन आ जाता है जहां काफी चर्चाएं चल रही होती हैं क्योंकि हेबस कॉर्पस केसेस में इतनी सुनवाई नहीं होती थी जितनी इस केस में हो रही थी। अब कोर्ट में सभी गवाह आकर अपनी गवाही देते हैं कि उन्होंने उन तीनों को देखा था, लेकिन उस वक्त चंद्रू एकदम शांत बैठा होता है जैसे कि उसके पास कोई सवाल ही ना हो। पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहता है कि अपोजिशन गवाहों को गलत साबित नहीं कर पाए, इसलिए मैं चाहता हूं कि ये केस यहीं पर डिसमिस कर दिया जाए। कोर्ट अपना फैसला सुनाने ही वाली होती है कि तभी चंद्रू उठकर कहता है कि मैं इंस्पेक्टर बाशिम को कटघरे में बुलाना चाहूंगा। चंद्रू इंस्पेक्टर से पूछता है कि उन तीनों ने जहां इलाज कराया था वो पुलिस स्टेशन से कितनी दूर है और जहां से उन्होंने दवाई ली थी वो क्लिनिक कितनी दूर है और किस डायरेक्शन में है। अब इंस्पेक्टर तो वही रट कर आया था जो इंक्वायरी फाइल में लिखा था और जो वकील ने समझाया था, तो वो कुछ भी क्लियर नहीं बता पाता। चंद्रू बताता है कि मैं खुद उस जगह पर गया था जहां उन तीनों ने अपना इलाज कराया था और वो स्टेशन से पूरब की ओर 2 किलोमीटर की दूरी पर है और जहां से उन्होंने दवाइयां खरीदी थी वो क्लिनिक स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर पश्चिम की ओर है। मतलब पुलिस की इंक्वायरी रिपोर्ट में ये लिखा है कि पहले कैदी 2 किलोमीटर पूरब की ओर गए और अपना इलाज कराया, फिर वहां पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर स्टेशन के सामने से गए और वहां दवाइयां ली। तो इससे साबित होता है कि इंस्पेक्टर ने खुद से रिपोर्ट बनाई ही नहीं है। अब यहाँ पर पुलिस का सारा भांडा फूट जाता है कि उनके द्वारा बनाई गई इंक्वायरी रिपोर्ट पूरी तरह से फर्जी है, जिससे कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर की भी बोलती बंद हो जाती है और वो कुछ भी नहीं कह पाता। जजेस कहते हैं कि पुलिस द्वारा पेश किए गए गवाह पूरी तरह से फर्जी हैं, इसलिए सेंगनी द्वारा की गई पिटीशन पूरी तरह से मान्य है और जितने लोगों ने झूठी गवाही दी है उन्हें 6 महीने के लिए जेल भेजा जाए और इंस्पेक्टर बाशिम पर इंक्वायरी बैठाई जाए। अब यहाँ पर चंद्रू को इस केस में थोड़ी सी कामयाबी हासिल हो गई थी और उसने ये तो प्रूव कर दिया था कि जो इंक्वायरी रिपोर्ट थी वो पूरी तरह से फर्जी थी, जिसके चलते उसका केस अब धीरे धीरे मजबूत होता जा रहा था। अब केस पब्लिक प्रोसिक्यूटर के हाथ से धीरे धीरे फिसलता जा रहा था, तो अब उसके हेड को उस केस को हैंडल करने के लिए आगे आना पड़ता है क्योंकि जो अब तक केस हैंडल कर रहा था उसके बस का अब कुछ भी नहीं रह गया था। एडवोकेट जनरल राम मोहन एक मीटिंग बैठाते हैं जहां पर वो सभी पुलिस वाले आए हुए थे जिन्होंने उन तीनों को टॉर्चर किया था। राम मोहन पब्लिक प्रोसिक्यूटर सहित उन पुलिस वालों को बुरी तरह डांटता है क्योंकि अब तक वो बस लापरवाही करते आ रहे थे। अगर ये केस चंद्रू जीत जाए तो सरकार पर सवाल खड़े हो सकते थे
थे, लेकिन उसी को रोकना राम मोहन का काम था, इसीलिए अब वो इस केस की कमान को संभाल लेता है। अब हम देखते हैं कि सेंगनी अपने गांव से टेलीफोन के जरिए चंद्रू से बात करने का ट्राई कर रही होती है। तभी वहां पर पुलिस वाला आ जाता है और अपने साथ चलने को कहता है। सेंगनी कहती है कि जब तक वकील साहब नहीं आ जाते तब तक मैं कहीं नहीं जाने वाली। पुलिस वाला उसे ले जाने इसलिए आया था ताकि उसे डरा धमका कर उसको केस वापस लेने को कह सके, लेकिन सेंगनी उसके साथ चलने को तैयार ही नहीं होती। तभी पुलिस वाले की नजर उसकी बेटी पर पड़ती है तो वो उसे ही उठाकर जीप में डाल देता है और लेकर चला जाता है। सेंगनी दौड़ते हुए जीप का पीछा करती है, लेकिन पेट से होने के कारण वो ज्यादा दूर तक नहीं जा पाती और रो रो कर बेटी को छोड़ देने की भीख मांगने लगती है। थोड़ी देर बाद सेंगनी पुलिस स्टेशन अपनी बच्ची के पास पहुंच जाती है, जहां पर पुलिस वाले उसे केस वापस लेने को कह रहे होते हैं और पैसों का लालच भी दे रहे होते हैं, लेकिन सेंगनी यही कह रही होती है कि जो भी कहना है वकील साहब से कहिए। इस बात पर सब इंस्पेक्टर गुरु को गुस्सा आ जाता है और वो सेंगनी के थप्पड़ जड़ देता है और कहता है कि तुम जैसों की मदद करने वाला कोई भी नहीं है और जब तक इस पेपर पर साइन नहीं करोगी तब तक यहाँ से नहीं जा सकती और वो वकील भी तुम्हें बचा नहीं सकता। तभी वहाँ पर फोन की घंटी बजती है, जिसके दूसरी साइड डीजीपी होता है, जो कि सेंगनी को जबरदस्ती उठाने के लिए पुलिस वालों को बुरी तरह फटकार लगाता है और उसे इज्जत से जीप में घर छोड़ आने को कहता है। एक्चुअली हुआ ये था कि पुलिस के जाने के बाद चंद्रू का फोन आ गया था तो सेंगनी ने उसे सब कुछ बता दिया था। तब चंद्रू ने ही उसे पुलिस स्टेशन जाने को कहा था, क्योंकि चंद्रू सारे कायदे कानून जानता था। तो वो हाई कोर्ट के जजेस को ये बात बताता है। तब हाई कोर्ट तुरंत ही इस पर एक्शन लेती है और एक फोन पर ही उन सभी पुलिस वालों की हालत टाइट हो जाती है। पुलिस वाले सेंगनी से जीप में बैठकर घर छोड़ने के लिए कहते हैं, लेकिन सेंगनी उनकी नहीं सुनती और पैदल ही घर की ओर चलने लग जाती है। पुलिस वाले जीप लेकर उसके पीछे पीछे चल रहे होते हैं और हाथ जोड़कर उसको जीप में बैठने को कह रहे होते हैं, क्योंकि अब उनकी नौकरी पर बात आ गई थी। जो हाथ अब तक मारने के लिए उठ रहे थे, आज वही हाथ उस औरत के सामने झुक गए थे जिसको अब तक इतना प्रताड़ित कर रहे थे। ये सीन देखकर ऐसा एहसास होता है जैसे सिर्फ सेंगनी को ही नहीं बल्कि हमें भी जीत हासिल हो गई हो, क्योंकि जिन लोगों से अब तक सेंगनी न्याय पाने के लिए उनके पीछे भाग रही थी, आज वही हाथ जोड़कर उसके पीछे आ रहे थे। लेकिन सेंगनी अपना आत्मसम्मान दिखाते हुए उनके कहने में नहीं आती। अब कोर्ट की सुनवाई का दिन आ जाता है, जहाँ एजी राम मोहन राइस मिल के मालिक को बुलाता है, जहाँ पर इरुटप्पन काम किया करता था। आदमी बताता है कि मेरे पास इरुटप्पन का फोन आया था और वो बता रहा था कि वो तीनों पुलिस को चकमा देकर भाग गए हैं और मामला ठंडा होते ही वो वापस आ जाएंगे, तो यही खबर आप हमारे घर वालों तक पहुंचा दीजिए। आदमी कहता है कि मुझे यकीन है कि वो इरुटप्पन ही था, क्योंकि 10 साल से वो हमारे यहाँ काम कर रहा है तो मैं उसकी आवाज अच्छे से जानता हूँ। चंद्रू उससे सवाल करता है कि ये बात आपने पहले क्यों नहीं बताई थी और आपको परिवार वालों को पहले बताना चाहिए था। आदमी कहता है कि मैंने तीनों के परिवार वालों को ये बात बताई थी, आप चाहे तो सेंगनी से पूछ सकते हैं। चंद्रू जब सेंगनी की तरफ देखता है तो उसकी नजरें झुकी होती हैं, जिससे कि उसे समझ आ जाता है कि सेंगनी ने उससे ये बात छुपाई थी, जिसके चलते जो केस अब तक उसके हित में था वो एकदम पलट जाता है। राम मोहन कहता है कि वो तीनों ही अपराधी हैं और इस केस को फाइल इसलिए किया गया है ताकि सरकार को बदनाम किया जा सके और अपनी जेब भरी जा सके, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये केस यहीं पर खत्म किया जाए। चंद्रू उस वक्त कुछ भी बोलने लायक नहीं बचा था, क्योंकि जो बात सेंगनी ने उससे छुपाई थी वही अब राम मोहन उसके खिलाफ इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन चंद्रू क्रॉस एग्जामिन करने के लिए थोड़ा सा और वक्त मांगता है। जजेस थोड़ा सोच विचार करने के बाद चंद्रू को थोड़ी और मोहलत दे देते हैं। अब चंद्रू सेंगनी और माइत्रा के ऊपर बहुत गुस्सा करता है, क्योंकि भरे कोर्ट में उसकी बहुत बेइज्जती हो गई थी, इसलिए वो केस लड़ने के लिए मना कर देता है। माइत्रा कहती है कि इरुटप्पन फोन कर ही नहीं सकता था, क्योंकि वो तो अनपढ़ था, तो उसे नंबर्स की जानकारी तो थी ही नहीं, तो वो कॉल कैसे कर पाता। ये बात सुनकर चंद्रू का दिमाग फिर से टनकता है और वो राइस मिल के मालिक की उस दिन की सारी फोन डिटेल्स निकालकर सभी को फोन मिलाने लग जाता है। उसे एक फोन नंबर मिल जाता है जो कि पीसीओ का था, लेकिन वो कहीं आसपास का नहीं बल्कि केरला का था, जो कि वहां से काफी दूर था। अब चंद्रू, माइत्रा और संगनी और भी ज्यादा जानकारी इकट्ठा करने के लिए उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां से कॉल किया गया था। लेकिन जो पीसीओ का मालिक होता है वो ज्यादा कुछ नहीं बताता, क्योंकि कोई भी बिना मतलब के पुलिस और वकील के चक्कर में पड़ना पसंद नहीं करता था, इसीलिए वो उन्हें ज्यादा भाव नहीं देता। एक दिन सेंगनी चंद्रू से कहती है कि आपको देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, बस ये मंगलसूत्र ही है जो राजा कन्नू ने बहुत मेहनत करके मुझे बनवा कर दिया था, तो यही आपको फीस के तौर पर दे सकती हूँ। चंद्रू कहता है कि हुनर की इज्जत तब होती है जब किसी की भलाई के लिए इस्तेमाल किया गया हो, तो जब तुम्हारे समाज के लोगों को इंसाफ मिलेगा तब मैं चैन से सोऊंगा और वही मेरी फीस होगी। चंद्रू और सेंगनी उसी गांव में घूम घूम कर और कुछ पता लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन उनके हाथ कुछ भी नहीं लगता। सेंगनी हताश होकर रोने लग जाती है, जिसे वो पीसीओ वाला आदमी
देख रहा होता है। अब हम देखते हैं कि कोर्ट की सुनवाई का दिन आ जाता है, जहां गवाही देने के लिए वो पीसीओ वाला आदमी हाजिर होता है, क्योंकि उससे सेंगनी की हालत देखी नहीं गई थी। आदमी बताता है कि ऐसे तो सभी लोग पीसीओ यूज करते हैं, लेकिन उस दिन पीसीओ के अंदर एक साथ 3 आदमी घुस गए थे, जिसके चलते मेरा ध्यान उस पर गया। मैं उन्हें रोकने के लिए गया तो एक पुलिस वाले ने मुझे रोक दिया और कहा कि हम लोग एक केस से रिलेटेड तहकीकात कर रहे हैं, तो हमें डिस्टर्ब ना करो। आदमी उन 3 पुलिस वालों की पहचान भी करा देता है, जिससे कि क्लियर हो जाता है कि उस दिन इरुटप्पन ने नहीं बल्कि पुलिस वालों ने फोन किया था। अब कटघरे में पुलिस इंस्पेक्टर को बुलाया जाता है। तब वो बताता है कि सरपंच ने हमारे ऊपर बहुत प्रेशर बना रखा था और इसीलिए हमने इरुटप्पन बनकर फोन किया था। चंद्रू कहता है कि पुलिस ने हर कदम पर बस झूठ ही बोला है। ये केस लोकल पुलिस के हाथ में होना ही नहीं चाहिए, बल्कि इस केस को सीबीआई को सौंप देना चाहिए। जजेस कहते हैं कि सीबीआई को केस देने पर यह नहीं कहा जा सकता कि न्याय मिल ही जाएगा, लेकिन हम आपको एक जांच अधिकारी दिलवा सकते हैं। चंद्रू कोर्ट की बात से एग्री करता है और आईजी ऑफिसर पेरुमल स्वामी को केस इन्वेस्टिगेट करने के लिए अपॉइंट करने को कहता है, जिस पर कोर्ट हामी भर देती है और 30 दिन में रिपोर्ट सबमिट करने के आदेश देती है। अब चंद्रू ऑफिसर पेरुमल स्वामी से मिलने के लिए जाता है, लेकिन उन दोनों के बीच पहले से ही काफी खींचातानी हो रखी थी, क्योंकि दोनों के ही विचार काफी अलग थे। ऑफिसर कहता है कि तुम पुलिस टॉर्चर के खिलाफ हो, जो कि मुझे भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब तक पुलिस वाले डंडा ना उठाएं तब तक चोर अपना गुनाह कबूल नहीं करता। चंद्रू उस टाइम ज्यादा कुछ नहीं कहता है, बस केस की फाइल पकड़ा कर कहता है कि इन्वेस्टिगेशन से पहले मुझे आपको किसी से मिलवाना है। चंद्रू ऑफिसर को उन लोगों से मिलवाता है जो पुलिस के द्वारा प्रताड़ित किए गए थे और उनकी गुंडागर्दी से परेशान थे। अब एक एक करके सभी लोग अपनी परेशानियां बताने लगते हैं कि कैसे पुलिस वाले उन्हें मारते पीटते हैं और झूठे केस में फंसा देते हैं, वो भी बिना मतलब के। वहाँ पर एक औरत भी थी जो बताती है कि पुलिस वाले उसे थाने में ले गए और फिर उसके साथ रेप किया। ये सब बातें सुनकर ऑफिसर की नजरें झुक जाती हैं, क्योंकि था तो वो भी एक पुलिस वाला ही और अपने ही डिपार्टमेंट की काली करतूतों को सुनकर काफी निराश हो जाता है। इसी चीज का एहसास कराने के लिए चंद्रू उसे यहाँ इन सबके सामने लेकर आया था, ताकि उसकी आंखें खुल सके कि वो जितना अपने डिपार्टमेंट पे गर्व करता है वो कितना बड़ा गुनहगार है। अब ऑफिसर पेरुमल स्वामी अपनी टीम के साथ पूरी तरह से छानबीन करने लग जाता है और उन सभी लोगों से मिलता है जो लोग इस केस से जुड़े हुए थे। इसके बाद ऑफिसर सभी पुलिस वालों का स्टेटमेंट लेता है कि उस रात कौन कहां क्या कर रहा था। उसी बीच एक पुलिस वाला ऑफिसर को वो सब बताने लग जाता है जो उसने देखा था। जब एक पुलिस वाला औरत के कपड़े उतार कर मार रहा था, तब इसी पुलिस वाले ने उसे रोका था और औरत को जेल से निकाल कर उसे कपड़े देकर वहाँ से जाने के लिए कहा था। पुलिस वाला कहता है कि औरत वहाँ रहती तो जरूर खुदकुशी कर लेती। ये बात सुनकर ऑफिसर पेरुमल स्वामी उन सभी ऑफिसर को अंदर बुलाता है और उन्हें बुरी तरह से फटकार लगाता है। अब ऑफिसर अपनी टीम को शहर की हर जेल में छानबीन करने के लिए कह देता है, जिसके लिए सेंगनी को हर जेल में पहचान के लिए जाना पड़ रहा होता है, क्योंकि उन तीनों की कोई भी तस्वीर नहीं थी। वहीं चंद्रू और पेरुमल स्वामी भी हर पुलिस स्टेशन जाकर सारी फाइल्स और एफआईआर देख रहे होते हैं, ताकि कुछ भी सुराग मिल पाए। तभी चंद्रू को एक फाइल मिलती है, जिससे कि यहाँ पर केस में अलग मोड़ आ जाता है। ऑफिसर और चंद्रू एक आदमी से मिलते हैं, जो कि बताता है कि एक दिन हमें किसी आदमी की लाश रोड पर पड़ी मिली थी, लेकिन उसकी हम पहचान नहीं कर पाए थे। अब वहाँ पर फॉरेंसिक ऑफिसर आता है, जिसने मौका वारदात पर सबूत इकट्ठा किए थे और उसके पास उस आदमी की फोटो थी जो रोड पर मरा था। माइत्रा जब उस फोटो को देखती है तो एकदम शॉक हो जाती है और उसकी आंखों से तुरंत ही आंसू निकल आते हैं, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि राजा कन्नू था, जो कि अब मर चुका था। पूरे गांव में अब मातम सा छा जाता है और सेंगनी की हालत एकदम खराब हो जाती है, क्योंकि जिसके लिए वो इतना कर रही थी वो तो अब इस दुनिया में रह ही नहीं गया था। वहाँ पर मौजूद दूसरी औरत कहती है कि एक बार मुझे भी बता दो कि मेरा पति जिंदा है या मर गया है। ये सब चंद्रू से देखा नहीं जाता और उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वहाँ से चला जाता है, क्योंकि केस अभी खत्म नहीं हुआ था। उधर राम मोहन उन 3 पुलिस वालों के ऊपर चिल्ला रहा होता है, क्योंकि उसे पता था कि पुलिस वाले अभी भी कुछ छुपा रहे हैं और अगर सही बात ना पता चली तो केस हारने का खतरा भी हो सकता है, इसीलिए वो सबको सच सच बताने को कहता है। अब यहाँ से सीन उस दिन में शिफ्ट होता है जब ये भागने वाली पूरी वारदात हुई थी। हम देखते हैं कि पुलिस वाला राजा कन्नू को कसकर डंडों से पीट रहा होता है और कबूल करने को कह रहा होता है कि चोरी उन लोगों ने ही की है। थोड़ी देर बाद एक पुलिस वाला राजा कन्नू को उठाने आता है, लेकिन वो आंखें नहीं खोल रहा होता। पुलिस वालों को पता चलता है कि वो तो मर चुका है। अब वो लोग बहुत बड़े कांड में फंसने वाले थे, तो उस चीज से बचने के लिए वो एक प्लान
प्लान बनाते हैं। राजा कन्नू की बॉडी एक ट्रॉली में लोड कर देते हैं और उसी में बाकी दोनों लोग को भी बैठा देते हैं। फिर वहाँ पर एक पुलिस वाला नाटक करना स्टार्ट करता है कि जेल में ताला न लगे होने के कारण वो तीनों जेल से भाग गए हैं। अब खुद के गवाह तैयार करने के लिए वो पुलिस वाला क्लिनिक में जाता है और उसे डरा धमका कर अपना गवाह बना लेता है और यही चीज वो बाकी गवाहों के साथ भी करता है। फिर उसके बाद दो पुलिस वाले उस ट्रॉली को कहीं दूर लेकर जाते हैं और रोड किनारे राजा कन्नू की लाश को फेंक देते हैं ताकि ऐसा लगे कि वो रोड एक्सीडेंट में मारा गया। अब सीन यहाँ से प्रेजेंट में आता है जहाँ राम मोहन कहता है कि राजा कन्नू की डेड बॉडी नहीं है और न ही कोई आई विटनेस है, तो केस अब भी हमारे ही हित में है, इसलिए बेहतर है कि जो रटाया है वही बोलना और केस हम जीत ही जाएंगे। अब कोर्ट का सीन आ जाता है जहाँ राम मोहन कहता है कि जब वो तीनों भाग रहे थे तभी राज कन्नू का एक्सीडेंट हो गया और उसमें मारा गया और बाकी दो अभी भी फरार हैं जिसे पुलिस ढूंढ रही है, तो अब इस पिटीशन को खत्म ही कर देना चाहिए। एडवोकेट चंद्रू हेड कांस्टेबल वीरा स्वामी को कटघरे में बुलाता है और उससे बताता है कि जो भी पुलिस स्टेशन में होता है उसकी आप जनरल डायरी मेंटेन करते हैं जिसमें कि आप सब कुछ लिखते हैं। चंद्रू बताता है कि डायरी एंट्री में लिखा है कि वो तीनों 9:50 पर फरार हुए थे, लेकिन आपने जब सब इंस्पेक्टर को कॉल करके ये जानकारी दी थी तब 9:10 हो रहे थे और 9:50 के बाद पुलिस स्टेशन से सब इंस्पेक्टर को कोई भी कॉल नहीं किया गया था। यहाँ पर धीरे धीरे पुलिस की सारी करतूतें सबके सामने आने लगी थी और उन पर और भी ज्यादा रोशनी डालने के लिए चंद्रू कोर्ट से थोड़े और दिनों की मोहलत मांगता है, जिस पर कोर्ट उसे परमिशन दे देती है। अब इस समय पर जो केस के खिलाफ वकील खड़ा होता है वो हारने के टाइम कॉम्प्रोमाइज ही करना सही समझता है, तो राम मोहन चंद्रू के पास जाकर उससे मामला ले देकर रफा दफा करने की कोशिश करता है, लेकिन चंद्रू एक ईमानदार वकील था जिसके लिए न्याय पाना ही सबसे बड़ी उपलब्धि थी, इसलिए वो उसकी बातों में नहीं आता और अच्छे से झाड़ कर उसे वहाँ से जाने को कह देता है। चंद्रू सेंगनी के पास जाता है और कहता है कि राजा कन्नू के साथ जो हुआ उसे हम रोक नहीं पाए, लेकिन किसी और के साथ ऐसा न हो इसीलिए तुम्हें लड़ना होगा। अब जो लोग पुलिस और इस सिस्टम से परेशान थे वो सभी इकट्ठा हो जाते हैं और सरकार और पुलिस के खिलाफ आंदोलन छेड़ देते हैं, जिसमें कि सेंगनी और मात्रा भी शामिल होते हैं। चंद्रू केस से रिलेटेड सारी जानकारी इकट्ठा कर ही रहा होता है कि तभी उसके दिमाग में ये बात आती है कि राइस मिल के मालिक ने कहा था कि उससे एरोटप्पन नहीं बात की थी, लेकिन पीसीओ वाले आदमी ने कहा था कि पीसीओ में 3 लोग मौजूद थे, लेकिन उससे एक पुलिस वाले ने बाहर ही रहकर बात की थी, जिसका मतलब है कि उस वक्त एरोटप्पन उनके साथ ही मौजूद था और उससे जबरदस्ती कॉल करवाई गई थी। अब चंद्रू मात्रा को एक जेल में भेजता है ताकि वो वहाँ एरोटप्पन और मुसाकट्टी की पहचान कर सके। मात्रा जब वहाँ पहुँचती है तो उसे दोनों ही लोग उस जेल में मिल जाते हैं जिन्हें पुलिस द्वारा वहाँ छुपा कर रखा गया था। वहीं चंद्रू उस डॉक्टर से मिलता है जिसने राजा कन्नू की ऑटोप्सी करी थी और तब उसे बहुत सी बातें पता चलती हैं जो कि हमें कोर्ट की सुनवाई में पता चलने वाली थी। वहीं हम देखते हैं कि डीजीपी सेंगनी को अपने पास बुलाता है क्योंकि अब केस बंद करने के लिए ऊपर से काफी प्रेशर आ रहा था, तो अब डायरेक्ट डीजीपी ही कॉम्प्रोमाइज करने के लिए सेंगनी से कहता है और पैसे देने का लालच देता है। सेंगनी कहती है कि जो पैसे मुझे मिलेंगे मैं उससे बच्चों की परवरिश तो कर लूंगी, लेकिन जब वो पूछेंगे कि इतने पैसे कहाँ से आए तो मैं उन्हें क्या बताऊंगी कि ये पैसे तुम्हारे पिताजी के हत्यारे ने दिए हैं। हमें अगर अभी मार भी दिया जाए तो हमें पूछने वाला कौन ही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने स्वाभिमान को बेच दें। सेंगनी ने भले ही अपने पति को खो दिया था, लेकिन पैसे लेकर वो खुद के स्वाभिमान को नहीं खोना चाहती थी, इसलिए आगे की लड़ाई लड़ने का साहस जुटाकर डीजीपी के मुंह पर जवाब देते हुए वो वहाँ से शान से निकल जाती है। अब कोर्ट का सीन आ जाता है जहाँ पर राजा कन्नू के जीजा मुसाकट्टी को कटघरे में बुलाया जाता है और चंद्रू उससे सब कुछ बताने के लिए कहता है। उस रात सब इंस्पेक्टर मार मार कर उन लोगों को चोरी का इल्जाम अपने ऊपर लेने को कह रहा था और ना करने पर और भी ज्यादा मार रहा था। पुलिस वाले अपनी बात मनवाने के लिए दिन रात राजा कन्नू और बाकी लोगों को बुरी तरह टॉर्चर करने में लगे पड़े थे। सब इंस्पेक्टर राजा कन्नू की छाती पर जोर जोर से लात मारते जा रहा था, जिसे देखकर इरुटप्पन उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन इंस्पेक्टर उसे जोर से ढकेल देता है जिसके कारण वो तुरंत ही बेहोश हो जाता है। इंस्पेक्टर वहाँ से जाने लगता है, तभी राजा कन्नू दर्द से कराहते हुए कहता है कि मैंने चोरी नहीं की है। इस बात से गुस्सा कर इंस्पेक्टर एक जोर का लात उसकी छाती में मार देता है जिससे कि वो तुरंत ही बेहोश हो जाता है। मुसाकट्टी उन दोनों को ही जगाने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों ही लोग नहीं उठ रहे होते। मुसाकुट्टी चिल्लाकर पुलिस वालों को बताता है कि दोनों लोग ने बहुत देर से आंखें नहीं खोली हैं। पुलिस वाला जल्दी से अंदर आकर दोनों को चेक करता है, लेकिन दोनों ही लोग आंखें नहीं खोल रहे होते। पुलिस वाला मुसाकट्टी को दूसरे कमरे में बंद कर देता है और किसी और पुलिस वाले से लाल मिर्च पाउडर लाने को कहता है। पुलिस वाला पहले इरुटप्पन की आंखों में मिर्ची पाउडर डाल देता है, जिसके जलन से वो उसको तुरंत ही होश आ जाता है, लेकिन मिर्च की वजह से उसकी आंखें पूरी तरह से जल रही होती हैं। फिर इरुटप्पन को भी उसी कमरे में बंद कर देते हैं जहां मुसाकुट्टी
को बंद कर रखा था। फिर उसके बाद वो राजा कन्नू की आंखों में मिर्ची पाउडर डालते हैं इस उम्मीद में कि वो भी उठ जाएगा, लेकिन उसका शरीर कुछ भी रिएक्ट नहीं करता क्योंकि वो तो मर चुका था। चंद्रू कहता है कि राजा कन्नू की ऑटोप्सी रिपोर्ट कहती है कि दिल में पसली की हड्डी घुसने की वजह से उसकी मौत हुई, लेकिन असलियत ये है कि सब इंस्पेक्टर गुरु ने बार बार राजा कन्नू के छाती पे लात मारी जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। इस चीज को समझाने के लिए चंद्रू ऑटोप्सी डॉक्टर को कटघरे में बुलाता है। डॉक्टर बताता है कि राजा कन्नू की जब मैंने ऑटोप्सी करी तो उसके चेहरे और दाढ़ी से मिर्ची पाउडर के अवशेष मिले थे। डॉक्टर कहता है कि आंखों में मिर्ची पाउडर लगाकर कोई इतना दूर तो नहीं जा सकता और अगर वो जिंदा होता तो उसकी बॉडी में कुछ रिएक्शन होता, लेकिन उसकी बॉडी ने बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं किया, जिससे ये क्लियर हो जाता है कि उसकी मौत रोड पर फेंके जाने से पहले ही हो गई थी। अब चंद्रू कटघरे में ऑफिसर पेरूमल स्वामी को बुलाता है ताकि ये खुलासा हो सके कि आखिर में असली चोर कौन है। ऑफिसर बताता है कि जिस लॉकर से जेवर चोरी हुए वहाँ पर से 2 लोगों के फिंगरप्रिंट्स मिले। तहकीकात के दौरान ऑफिसर ने उस सुनार से बात करी थी जिसके पास जेवर बेचे गए थे। तब पता चला कि चोर रवि ने उसे कमीशन देने की बात करी थी, इसीलिए उसने झूठी गवाही दी थी क्योंकि इन सब में सब इंस्पेक्टर गुरु भी शामिल था क्योंकि उसे पता था कि चोरी किसने की है। इंस्पेक्टर गुरु रवि को ब्लैकमेल करके उससे पैसे की मांग करता है और उसको पकड़ने के बजाय राजा कन्नू को ही फंसा देता है। चंद्रू बताता है कि जहाँ पर राजा कन्नू की डेड बॉडी मिली थी वहाँ पर टायर और जूतों के निशान मिले थे और वो टायर के निशान पुलिस के वैन से मिलते हैं और जूतों के जो निशान है वो एसआई गुरु और पुलिस ऑफिसर कृपा से मैच होते हैं। और इस सबूत से ये क्लियर हो जाता है कि राजा कन्नू की मौत पुलिस द्वारा लॉकअप में टॉर्चर किए जाने की वजह से हुई थी। अब केस अपने अंतिम मुकाम पर आकर खड़ा हो जाता है तो डिफेंस और एडवोकेट जनरल दोनों को ही आखिरी बार अपनी बात रखने का मौका दिया जाता है। एडवोकेट जनरल कहता है कि शुरुआत से ही इस केस का मकसद रहा है कि पुलिस वालों को गुनहगार कैसे साबित किया जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पुलिस ने थोड़ी सख्ती दिखाई तो वो खूनी बन गई। इसलिए मैं क्रिमिनल कोर्ट में फ्री एंड फेयर ट्रायल की रिक्वेस्ट करता हूँ। चंद्रू कहता है कि इरुला आदिवासियों को उनके गाँव में भी रहने नहीं दिया जाता है और सरकार उनके साथ अनाथों की तरह व्यवहार करती है। 2-4 पैसे कमाने वाली औरत सिंगनी को लाखों रुपए देकर उसे केस दबाने को कहा गया, लेकिन उसने पैसे नहीं लिए। उसे इस अदालत से उम्मीद है और इस अदालत का फर्ज है कि सिंगनी का जो कानून पर भरोसा है उसे टूटने न दे। चंद्रू कहता है कि हम इरुला ट्राइब्स के सम्मान की बात तो करते हैं, लेकिन आज भी उन्हीं के गाँव में उन्हें रहने नहीं दिया जाता। मैं चाहता हूँ कि सिंगनी को शहर में घर बनाने की जगह दी जाए और जिनका नुकसान हुआ है उन्हें भरपाई भी मिलनी चाहिए। काफी देर दोनों जजेस एक दूसरे से बातचीत करके ये फैसला सुनाते हैं कि बिना किसी ठोस सबूत के राजा कन्नू और उसकी फैमिली को गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार किया गया और उन पर जुल्म किए गए और राजा कन्नू की मौत को ये कोर्ट मर्डर मानती है और जितने लोग भी इस मर्डर में शामिल हैं उन सबको कसूरवार मानकर तुरंत ही अरेस्ट करने के आदेश देती है। इसी के साथ सिंगनी को 3 लाख रुपए हर्जाना और इरुटप्पन और मुसाकट्टी के परिवार को 2-2 लाख रुपए हर्जाना देने के आदेश देती है और इसके अलावा कोर्ट सरकार को गाँव के बीचों बीच सिंगनी को घर बनाने के लिए जमीन देने का आदेश देती है। कुछ ऑफिसर्स की वजह से पुलिस डिपार्टमेंट में जो कलंक लगा था उसे मिटाकर लोगों का भरोसा फिर से जीतने के लिए आईजी पेरूमल स्वामी ने जो इन्वेस्टिगेशन किया वो काबिले तारीफ है। इसी के साथ साथ पीड़ित आदिवासी महिला को न्याय दिलाने के लिए एडवोकेट चंद्रू ने जो मेहनत की है कोर्ट उसकी सराहना करती है। हम देखते हैं कि गाँव के सभी लोग चंद्रू के सामने हाथ जोड़कर खड़े होते हैं क्योंकि अगर चंद्रू ना होता तो शायद उन सभी के साथ अब भी वही सब हो रहा होता जो अब तक होते आ रहा था। चंद्रू सिंगनी को हर जगह तलाशने लगता है लेकिन वो उसे कहीं भी नहीं मिल रही होती। हर जगह तलाशने के बाद चंद्रू देखता है कि सिंगनी बारिश में बाहर सीढ़ियों पर अपने बच्ची को गले लगाकर बैठी हुई थी और उसकी आंखों में खुशी और गम दोनों के ही आंसू नजर आ रहे थे। अब हम देखते हैं कि चंद्रू आराम से पैर में पैर रखकर न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है और वहीं पर सिंगनी की बेटी बैठी होती है जो कि उसे देख रही होती है। बच्ची डर डर के चंद्रू के जैसे ही न्यूज़पेपर लेकर पढ़ने की एक्टिंग करने लग जाती है। चंद्रू जब उसे ऐसा करते देखता है तो लड़की थोड़ा सा डर जाती है, लेकिन चंद्रू सर हिलाकर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उसे आराम से वैसे ही पढ़ने के लिए हामी भर देता है और इसी प्यारे से सीन के बाद मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि ये मूवी बहुत ही ज्यादा अच्छी है। अच्छी इन द सेंस कि ये आपको छोटे छोटे सीन्स में बहुत कुछ बताती है और बहुत कुछ सिखा भी देती है और यही अच्छी मूवी की पहचान होती है। इस मूवी में कुछ टॉर्चर सीन ऐसे हैं जिसे शायद कुछ लोगों को देखने में पसंद ना आए क्योंकि वो काफी क्रूर हैं। इस मूवी का जब ट्रेलर आया था तो इसके नाम से सभी ने अंदाजा लगाया था कि ये किसी विशेष जाति को लेकर ही बनाई गई होगी, जो कि एक मायने में ऐसा है भी, लेकिन इस बात पर पूरी तरह से एग्री नहीं किया जा
सकता, क्योंकि जो इस मूवी में दिखाया गया है वो आज के टाइम में लगभग हर आम इंसान के साथ होता ही है। जो गरीब या लाचार होता है उसके साथ पुलिस ऐसा ही व्यवहार करती है और हमारे समाज की ये घिनौनी सच्चाई है। अगर हम जाति को लेकर बात करें तो ये भी सच है कि अब भी जाति को लेकर कई चीजें की जाती हैं। यहाँ तक कि इलेक्शन भी हमारे धर्म और जाति के बलबूते पर ही लड़े जाते हैं और इस बात से आप डिसएग्री नहीं कर पाएंगे। पुलिस की क्रूरता आपको अखबार के उस खबर में देखने को मिल जाएगी जब एक लड़की के साथ बलात्कार होता है और जब वो कंप्लेन लिखवाने पुलिस स्टेशन जाती है तो उसे थप्पड़ मारकर और जलील करके भगा दिया जाता है, क्योंकि वो किसी बड़े नेता या बिजनेसमैन की बेटी नहीं होती। इस सिस्टम के कार्रवाई करने की स्पीड को आप समझना चाहते हैं तो एग्जाम्पल के तौर पर निर्भया केस को ले सकते हैं, जिसमें अब तक पूरी तरह से इंसाफ नहीं मिल पाया और जो मिला उसे सालों लग गए। पुलिस हमारी रक्षा के लिए बनाई गई है, लेकिन आम नागरिक पुलिस से दूर ही रहने का सोचता है, क्योंकि उनका ऐसा बिहेवियर होता है कि लोग सोचते हैं कि उनके चक्कर में ना पड़े तो ही बेहतर है। आज के टाइम में पुलिस की ऐसी इमेज बन चुकी है कि कोई भी उन्हें पसंद नहीं करता, लेकिन ऐसा नहीं कि सभी पुलिस वाले ऐसे ही हैं। समाज में ऐसे पुलिस वाले भी हैं जो लोगों की सेवा करने के लिए आगे रहते हैं और इसमें पुलिस वालों की भी गलती नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर भी कोई बैठा होता है जो उन्हें ऑर्डर देता रहता है। हमारा सिस्टम इस तरह से भ्रष्ट है कि कोई कुछ अच्छा करने को आगे भी आता है तो उसे पहले पैसों का लालच दिया जाता है और अगर वो ना माने तो उसे दबा दिया जाता है। इसी के चलते इस घिनौने दलदल में अच्छे लोगों को भी अपने हाथ गंदे करने ही पड़ते हैं और यही हमारे समाज की और हमारे सिस्टम की कड़वी सच्चाई है। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ अच्छा करने का सोचे ही ना। हमारे मन में अगर अच्छी सोच है और कुछ अच्छा करने का इरादा है तो उसे जरूर करना चाहिए, ताकि इस सिस्टम को एहसास होता रहे कि अभी भी लोग हैं जो उसके अंदर रहकर उसके जैसे भ्रष्ट नहीं हुए हैं। अब आते हैं हम उस सीन पर जिसकी वजह से जय भीम काफी कंट्रोवर्सी में रही। एक सीन में जब ऑफिसर पेरुमल स्वामी सुनार से पूछताछ करने के लिए जाते हैं तो वो हिंदी में बात करता है तो ऑफिसर उसे थप्पड़ मार देता है और तमिल में बात करने के लिए कहता है। इस मूवी के हिंदी डबिंग में डायलॉग्स चेंज कर दिए गए हैं, लेकिन तमिल वर्जन में सेम वैसे ही डायलॉग्स हैं। तो यहाँ पर ये कंट्रोवर्सी उठ गई कि जब आदमी हिंदी में बोल रहा था तो उसे थप्पड़ मारकर तमिल में बात करने को क्यों कहा गया। इस सीन को जब मैंने देखा तो मुझे नहीं लगा कि इसकी कोई जरूरत थी और ये काफी आंखों में खटकने वाला सीन था। वैसे काफी लोगों ने ये कहकर डिफेंड किया कि आदमी ऑफिसर से बचने के लिए हिंदी में बात कर रहा था, इसीलिए ऑफिसर ने थप्पड़ मारकर तमिल में बात करने को कहा था। ये जो डिफेंड करने के लिए बात कही गई उसमें ज्यादा दम नहीं लगता और कुल मिलाकर यही पता चलता है कि इस सीन की कोई भी जरूरत नहीं थी। अब बात करें एक्टिंग की तो जितने लोगों ने इसमें गाँव वाले की एक्टिंग करी है उनको देखकर एक बार भी ये एहसास नहीं होता कि ये एक्टिंग कर रहे हैं, तो इस बात से आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि उनकी एक्टिंग कैसी रही। वहीं एडवोकेट चंद्रू यानी सूर्या की बात करें तो उन्होंने अपने वकील के कैरेक्टर को अंत तक निभाए रखा और काफी बढ़िया तरीके से अपने किरदार को निभाया है। वहीं प्रकाश राज का ज्यादा कुछ बड़ा रोल नहीं था और जो रोल था उसमें भी डायलॉग्स की वजह से कंट्रोवर्सी हो गई। मुझे उम्मीद है कि मैंने वो सारी बातें कह दी जो जरूरी थी और वीडियो को और लंबी न करते हुए मैं यहीं पर विराम लेता हूँ। आपने ये एक्सप्लेनेशन सुन ही लिया होगा, लेकिन अगर कभी आपको टाइम मिले तो इस मूवी को जरूर देखिएगा, ये आपको Amazon प्राइम पर मिल जाएगी। तो ये था एक्सप्लेनेशन जय भीम मूवी का। आपको मूवी और मेरा एक्सप्लेन करना कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताइएगा।